हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट टाइम हमने क्या किया, बेसिक इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल का सेकंड पार्ट। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास वह है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के प्रकार, प्रतिरोध के प्रकार। देखिए, संरचना के आधार पर जो प्रतिरोध होते हैं वो अपने पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वायर वाउंड प्रतिरोध और दूसरा होता है अपने पास कार्बन प्रतिरोध। वायर वाउंड प्रतिरोध को अपने पास तार घाव प्रतिरोध भी बोला जाता है। तार घाव प्रतिरोध, ये हो गया अपने पास कार्बन रेजिस्टेंस। तो देखिएगा कि यहाँ दोनों प्रतिरोध किस लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, ये अपने पास कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। अगर अपने पास वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि मान के आधार पर देखें, तो प्रतिरोध अपने पास तीन प्रकार के होते हैं। अपने पास मान के आधार पर प्रतिरोध देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मान के आधार पर। मान के आधार पर अपने पास तीन होते हैं प्रतिरोध। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, एक होता है लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस यानी कि निम्न प्रतिरोध। ठीक है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है? 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से कम। ठीक है, सेकंड होता है अपने पास मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस इनकी मध्यम प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध। इसकी जो वैल्यू होती है अपने पास 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि वैल्यू जो होगी अपने पास क्या होगी? 1 ओम से तो अधिक होगी और 100 किलो ओम से क्या होगी? कम होगी। इसे आप ये लिख सकते हो 1 ओम से 0.1 मेगा ओम भी लिखा जा सकता है। क्लियर चीज? ठीक है, हाई रेजिस्टेंस यानी कि जिसे बोलते हैं उच्च प्रतिरोध, और उच्च प्रतिरोध का जो मान होता है वो अपने पास क्या होगा? 100 किलो ओम से अधिक, 100 किलो ओम से अधिक। यानी कि मान के आधार पर जो वैल्यू होंगी प्रतिरोध की, मान के आधार पर प्रतिरोध जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निम्न प्रतिरोध होता है, मध्यम प्रतिरोध होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। क्लियर चीज? अगर अपने पास कंस्ट्रक्शन यानी संरचना के आधार पर देखें तो दो प्रकार के होते हैं अपने पास, वायर वाउंड प्रतिरोध होता है और कार्बन प्रतिरोध। अगर हम देखें किसके आधार पर? टेम्परेचर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तापमान के आधार पर। तो रेजिस्टेंस अपने पास दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होते हैं? एक होगा अपने पास एनटीसी और सेकंड होगा अपने पास पीटीसी। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एक होगा अपने पास पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्लियर चीज? देखिएगा, जैसे अपने पास थर्मिस्टर हो गया वो एनटीसी होता है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो अपने पास एनटीसी। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन प्रतिरोध का मान अगर अपने पास तापमान बढ़ाने पर घटता है तो वो क्या होंगे? एनटीसी होंगे, और जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है उन्हें अपने पास पीटीसी कहा जाता है। क्लियर चीज? ठीक है, इसी तरीके से देखें अपने पास एप्लीकेशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर रेजिस्टेंस दो प्रकार के होंगे। एक होंगे कांस्टेंट
कांस्टेंट रेजिस्टेंस, सेकंड होंगे अपने पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इनकी नियत प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है हम इसे इस तरीके से शो करते हैं, ये अपने पास जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा। और यदि ये परिवर्तित रेजिस्टेंस होगा तो इसे शो किया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक अल्टरनेट भी है इसका, इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं इसे, यहाँ आर लिखा होता है, क्लियर चीज़। और ये हो गया अपने पास आर, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है ये टाइप्स है रेजिस्टेंस के, कि जो अपने पास नॉर्मली यहाँ जो डिटेल में पढ़ना है हमें वो कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखने हैं रेजिस्टेंस कितने प्रकार के हैं। कंस्ट्रक्शन इन संरचना के आधार पर जो प्रतिरोध है वो अपने पास दो प्रकार के हैं, वायर बाउंड प्रतिरोध और अपने पास कार्बन प्रतिरोध। तो पहले कार्बन प्रतिरोध देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कार्बन प्रतिरोध जो है अपने पास, ठीक है, देखिए कार्बन प्रतिरोध जो है आकार में बहुत छोटे होते हैं। आकार में छोटे होने के कारण इनका जो मान प्रदर्शित करने के लिए हम विभिन्न रंग की पट्टिकाओं का उपयोग करते हैं, जिसे कलर कोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलर कोडिंग। ठीक है, तो पहले आप नोट कीजिएगा पॉइंट, कार्बन प्रतिरोध आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका मान प्रदर्शित करने हेतु विभिन्न रंग की पट्टिकाओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न रंग की पट्टिकाओं का उपयोग किया जाता है, जिसे कलर कोडिंग कहा जाता है, क्लियर चीज़। ठीक है, अब देखिएगा नॉर्मली जो हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, वो 4 बैंड रेजिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा यूज़ करता है, 4 बैंड। ठीक है, नॉर्मली सामान्यतः जो है अपने पास 4 बैंड रेजिस्टर यूज़ करेंगे, जिस तरीके से ये अपने पास दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि यहाँ जो है अपने पास 4 बैंड है। 4 बैंड कौन कौन सी अपने पास, एक बैंड ये हो गई, एक बैंड ये हो गई, एक बैंड ये हो गई और एक बैंड ये हो गई। टोटल 4 बैंड है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। किस तरीके से अपने पास कलर कोडिंग की जाती है एक बार समझिए। अपने पास 4 बैंड है तो आप हमेशा किधर से चलोगे, ये राइट हैंड हो गया आपका। ठीक है, तो राइट हैंड पर जो है अपने पास ये हमेशा जो राइट पर जो अपने पास बैंड होगी ये हमेशा किसको बताएगी, टॉलरेंस को बताएगी। किसको बताएगी, टॉलरेंस को। क्लियर चीज़। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, सहन सीमा। ठीक है, अब देखिएगा सहन सीमा अपने पास क्या होगी, या तो कलर क्या होगा, सोना, जिसे आप क्या बोलते हो, सुनहरा। इस बैंड पर जो रंग होगा या तो सुनहरा होगा या सोना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, गोल्ड। तो इसकी जो टॉलरेंस है ये ±5% होती है। कितनी होती है, +-5% होती है। अगर इसकी जगह अपने पास क्या आ गया, सिल्वर आ गया या फिर चमकीला आ गया, ठीक है, या फिर चांदनी, तो इसकी जो टॉलरेंस होती है ±10%। इसके अलावा कोई कलर नहीं दिया गया है, यानी कि रंगहीन नहीं बोला मैं, रंगहीन जिसे बोलते हो कलरलेस, यानी कोई भी रंग नहीं दे रखा है, तो इसकी टॉलरेंस होगी ±20%। क्लियर चीज़। पहले ये चीज़ समझिएगा अपने पास कि जो लास्ट वाली बैंड है वो हमेशा क्या बताएगी, टॉलरेंस को बताएगी। किसको बताएगी, टॉलरेंस का मतलब सहन सीमा। अगर सुनहरा दे रखा है तो ±5% होगी, अगर अपने पास चांदनी दे रखा है तो
10% होगी, और यदि अपने पास कोई रंग नहीं दे रखा है, ठीक है, तो इस समय अपने पास जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, ±20% टॉलरेंस होगी। ठीक है, इससे जो बाईं वाली पट्टी का है ये हमेशा, यानी टॉलरेंस के जो साइड वाली पट्टी का वो हमेशा मल्टीप्लायर होता है, यानी 10 की घात बताएगी। ठीक है, क्या बताएगी, 10 की घात। ठीक है, अब 10 की घात यानी जो n है वो n की वैल्यू क्या रहने वाली है, वो डिपेंड करता है रंग पर। ठीक है, तो उसका कोड बताएंगे आपको किस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी समझिए कैसे। फिर इसके बाद जो अंक बचते हैं अपने पास, ठीक है, तो यहाँ 2 अंक बच गए, तो ये प्रतिरोध का पहला अंक बताता है, ये दूसरा अंक बताता है। क्लियर चीज़। तो यहाँ अपने पास कार्बन प्रतिरोध है, आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ क्लियर सेट हो गया कि टॉलरेंस कैसे पता करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कार्बन रेजिस्टेंस में लास्ट वाली पट्टी का क्या बताती है, तो लास्ट वाली पट्टी यहाँ से काउंट करेंगे हमेशा, जब भी काउंटिंग होती है लेफ्ट टू राइट होती है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ, तो हमेशा लास्ट वाली पट्टी क्या बताएगी, टॉलरेंस, और पहली पट्टी क्या बताएगी अपने पास, कार्बन प्रतिरोध का प्रथम अंक बताएगी। क्लियर चीज़। तो ये चीज़ आप नेसेसरी हमेशा याद रखें कि लेफ्ट है या फिर राइट है। ठीक है, पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। अब देखिए कोड कैसे याद रखेंगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, क्लियर चीज़। यहाँ से अंक अपने पास 0 से लेकर 9 तक आप क्या लिख दीजिएगा, अंक लिख दीजिएगा। तो यहाँ पहला बी जो है इसका मतलब है ब्लैक, यानी ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, 0। दूसरा जो कोड है अपने पास ये है ब्राउन, ब्राउन का मतलब भूरा, इसका कोड कितना हो गया, 1। इसी तरीके से तीसरा जो अपने पास है ये है रेड, तो रेड का कोड क्या हो गया, 2। ऑरेंज यानी कि नारंगी, इसका जो कोड हो गया कितना आ गया, 3। येलो इसका कोड कितना हो गया, यानी कि 4। ग्रीन जो अपने पास इसका कोड हो गया 5। ये हो गया अपने पास ब्लू, ब्लू का कोड हो गया 6। ये हो गया वॉयलेट यानी बैंगनी, इसका कोड हो गया 7। ये हो गया ग्रे, ग्रे को धूसर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, धूसर। ठीक है, क्लियर चीज़। तो इसका कोड होगा 8, और ये हो गया अपने पास वाइट, जिसका कोड हो गया 9। क्लियर चीज़। अब देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, एग्जामिनर आपको किस तरीके का क्वेश्चन देता है, जो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कि मान लीजिए ये मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है, ये मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, और ये 4 बैंड रजिस्टर है। कौन सा है, 4 बैंड रजिस्टर है, 4 बैंड कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, और यहाँ अपने पास ये पहला कलर आपको जो दे रखा है वो आपको दे दिया बैंगनी, ले लेते हैं वॉयलेट। ठीक है, पहली बैंड आपकी वॉयलेट है, सेकंड बैंड जो है अपने पास वो येलो है। ठीक है, थर्ड बैंड जो है अपने पास वो ब्लू है। ठीक है, और फोर्थ बैंड है ये अपने पास गोल्डन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भी ये पहली बैंड जो है ये अपने पास कैसी है, बैंगनी, दूसरी है अपने पास पीली, ये है नीली, ठीक है, और ये है गोल्ड। क्लियर चीज़। इस कार्बन रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिएगा बैंगनी रंग जो है अपने पास इसका कोड कितना होता है, अपने पास वॉयलेट है, इसका कोड होता है 7। ठीक है, क्लियर चीज़। यहाँ लिस्ट में देखिएगा अपने पास ये वॉयलेट है यानी कि बैंगनी, बैंगनी ये रहा अपने पास, बैंगनी ये वाला है। ठीक है, कोड कितना है 7, तो पहला अंक यानी पहली बैंड है तो इसका अपने पास पहला अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 हमने यहाँ लिख दिया। फिर अपने पास पीली यानी कि येलो, येलो का कोड क्या होता है अपने पास 4 होता है, तो यहाँ देखिएगा येलो का कोड ये होगा येलो, येलो का कोड कितना है 4 है। क्लियर चीज़। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे। ठीक है, थर्ड पट्टी का जो होती है ये आपके पास बताती है अपने पास मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब 10 की पावर n। अब यहाँ जो पावर आने वाली है, ठीक है, ये अपने पास कोड जो है अपने पास ये तीसरा है, तो ये ब्लू है, ब्लू का जो कोड होता है वो 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर चीज़। तो देखिएगा ब्लू का कोड कितना है 6 है, तो यहाँ 6 आ गया। अब देखिएगा ये जो है गोल्ड पट्टी का, गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होती है प्लस माइनस वो होती है 5%। क्लियर चीज़। अब देखिएगा रेजिस्टेंस को किस तरीके से लिखेंगे, 74 यानी पहला अंक ये दूसरा अंक मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5%, यही आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब देखिए 10 की पावर 6 10 की पावर जो 6 है इसका मतलब होता है मेगा, क्या होता है मेगा, तो ये कितना लिख सकते हैं 74
मेगा ओम प्लस माइनस 5%। यही क्या है आपका आंसर। यानी कि कार्बन जो रेजिस्टेंस है उनकी कैलकुलेशन अपने पास क्या होगी, सिंपली डिपेंड करेगी किस पर। अगर आपको टेबल याद है, कोड याद है, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पता है कभी कभी जहम में ये होता है, सर लास्ट वाली पट्टी पर यदि अपने पास कौन सा कलर आ जाए, कोई रंग नहीं आए या लाल रंग आ जाए, कैसा आ जाए, लाल रंग, तो देखिएगा टॉलरेंस कितनी हो जाएगी अपने पास। लाल का जो कोड है, लाल का कोड है 2, ठीक है, तो टॉलरेंस क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। यानी कि लाल की अगर टॉलरेंस पूछी जाए तो प्लस माइनस 2%। यानी आखिरी पट्टी पर अगर अपने पास टेबल से कोई भी कलर आ जाता है तो उसकी टॉलरेंस वही होगी जो उस रंग का अपने पास कोड है। क्लियर चीज, तो नोट डाल के पॉइंट लिखेगा। नॉट फॉर बैंड कार्बन प्रतिरोध में यदि आखिरी पट्टी पर कोई अन्य रंग आता है, तो इसकी सहन सीमा कलर के कोड के तुल्य होगी। जैसे अगर लाल आ गया तो लाल का जो कोड है वो क्या है, 2 है, तो प्लस माइनस 2%। ठीक है, इस तरीके से आपके पास हरा आ गया तो उसके तो कोड 5 है, तो प्लस माइनस 5%। क्लियर चीज़, तो इस तरीके से आप टॉलरेंस सेट कर लोगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इस कार्बन रेजिस्टेंस में अगर अपने पास 5 बैंड रेजिस्टर हो, क्या हो, 5 बैंड रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो 5 बैंड रेजिस्टेंस में भी कुछ नहीं है, वहाँ पर रेजिस्टेंस के जो डिजिट हैं वो अपने पास 2 की जगह कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। बाकी उस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्लियर चीज़, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर देखते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिएगा इसके अलावा जो सेकंड टाइप है अपने पास रेजिस्टेंस का, कार्बन रेजिस्टेंस का, किस तरीके से आता है क्वेश्चन, वो देखिएगा। टाइप 2 में क्या होगा, यदि कार्बन प्रतिरोध की तीसरी पट्टी पर सुनहरा या चांदनी रंग आ जाता है तो मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर अपने पास चांदनी कलर आता है, कौन सा आता है, चांदनी, तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, और यदि अपने पास सुनहरा आता है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, सिंपल। ये आपको रिमेंबर याद रखना, यानी कि रिमेंबर रखना है कि अगर अपने पास तीसरी पट्टी पर कौन सा कलर आ जाए, चांदनी आ जाए या फिर अपने पास सुनहरा आ जाए, तो वहाँ मल्टीप्लायर अगर सोना है तो अपने पास वहाँ यूज़ करेंगे 10⁻⁻1, और यदि मल्टीप्लायर अपने पास चांदनी के रूप में आ रहा है तो 10⁻2 यूज़ करेंगे। क्लियर चीज़, तो क्वेश्चन देखिएगा कि मान लीजिए ये कार्बन रजिस्टर है अपने पास, ये कार्बन रजिस्टर है, यहाँ जो पट्टी है अपने पास वो इस कलर की दे रखी है आपको, ये रेड पट्टी हो गई, पहली पट्टी जो है वो रेड पट्टी है, ठीक है, सेकंड पट्टी जो है अपने पास वो ब्लू है, थर्ड पट्टी जो है अपने पास वो गोल्ड है। ठीक है, और जो आखिरी पट्टी है अपने पास, इस पर कोई कलर नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ कोई कलर नहीं है, मान लीजिए ब्लैक ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पट्टी क्या है आपको पता चल गई होंगी कौन कौन सी हैं, लिख भी देते हैं फिर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये लाल रंग की पट्टी है, ठीक है, ये नीली है, ये अपने पास गोल्ड है,
गोल्ड बोल सकते हैं, अपने पास सुनहरा बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास काली पट्टी है, क्लियर चीज़। अब देखिएगा लाल रंग का जो कोड होता है वो होता है 2, नीले का जो कोड होता है वो होता है 6, ठीक है। गोल्ड तीसरी पट्टी पर अपने पास क्या आ गया, गोल्ड, तो सीधा ही अपने पास यहाँ क्या यूज़ करेंगे, 10⁻⁻1 यूज़ करेंगे। अब देखिए ब्लैक, ब्लैक का कोड होता है 0, तो +-0, टॉलरेंस क्या हो जाएगी, +-0, क्लियर चीज़। तो इसे लिख सकते हैं 26 × 10⁻⁻1, ठीक है। +-0 परसेंटेज 0 लिखो या मत लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। ये वैल्यू होगी अपने पास रेजिस्टेंस की। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 26 10⁻⁻1, इसका मतलब हो गया 1/10 लिख सकते हैं ऐसे, यानी 10 नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.6 ओम, यानी कि जो कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2.6 ओम होगी, क्लियर चीज़, ठीक है। तो वापस से समझ लीजिएगा एक बार कि अगर तीसरी पट्टी पर अपने पास सुनहरा या फिर चांदनी रंग आता है तो सिचुएशन में मल्टीप्लायर जो होगा वो डायरेक्ट फिक्स हो जाता है। चांदनी है तो 10⁻⁻2 यूज़ करेंगे और गोल्ड है तो अपने पास 10⁻⁻1 यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी कोड सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिएगा अगर 10⁻⁻1 है ये बराबर होता है 1/10 के, अगर 10⁻⁻2 है तो इसे लिखते हैं 1/10, क्लियर चीज़। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये टाइप था अपने पास 2, ठीक है। थर्ड टाइप देखते हैं अपने पास कि थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कार्बन रजिस्टर्स में। टाइप थर्ड, जब कार्बन प्रतिरोध का अधिकतम या न्यूनतम मान पूछा गया हो, ठीक है। कि मान लीजिए ये मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, ये एक कार्बन रजिस्टर है, ठीक है। इस पर 4 पट्टिकाएं दे रखी हैं आपको, 4 पट्टिकाएं। पहली पट्टिका अपने पास ये हो गई, सेकंड पट्टिका ये हो गई, थर्ड पट्टिका ये है और फोर्थ ये, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिएगा कि जो 4 पट्टिका है, फोर्थ वाली जो टॉलरेंस है ये वाली आपको दे रखी है गोल्ड, कैसी दे रखी है, गोल्ड, तो इसे आपने क्या कर दिया, गोल्ड कर दिया, ठीक है। ये गोल्ड कलर की दे रखी है, क्लियर चीज़। पहली पट्टिका है ये आपको दे रखी है रेड कलर की, ठीक है, इसे मैंने रेड कर दिया, ठीक है। सेकंड जो पट्टिका है अपने पास वो आपको दे रखी है ग्रीन कलर की, इसे मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, क्लियर चीज़, ठीक है। और जो अपने पास तीसरी पट्टिका है ये भी क्या दे रखी है आपको, रेड दे रखी है, क्लियर चीज़। तो पट्टिकाएं फिक्स हो गई अपने पास, नीचे लिख भी देते हैं। ये पहली पट्टिका जो है ये अपने पास लाल है, ये हरी है, ये फिर क्या है, लाल है, और ये क्या है, सुनहरी है। अब इस प्रतिरोध का आपको मान निकालना है अधिकतम, क्या निकालना है, अधिकतम मान, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले आप लाल का कोड कितना होता है, 2, पहले कोड लिख लीजिए। हरे का कोड जो होता है वो होता है 5, लाल का कोड कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये 10 की घात 2 हो जाएगा सीधा ही। सुनहरा का कोड ±5%, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना हो गया, 25 × 10⁻² ओम ±5%, ठीक है। 10⁻² का मतलब होता है 100, 10⁻1 अपने पास 10 होता है, 10⁻² क्या होता है 100, 10⁻3 क्या होता है अपने पास 1000 के बराबर होता है। तो यहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, 25, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ओम ±5%। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसका 2500 जो है 2500 का 5% निकालते हैं, ये कितना हो गया 2500 × 5 डिवाइडेड बाय 100, 00 से 00, ये कितना आ गया 125 ओम, ठीक है। अगर आपसे अधिकतम मान पूछा गया है, क्या पूछा है, अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 2500 में आप क्या करोगे 125 ऐड कर दोगे,
यह आ जाएगा अपने पास 2625 ओम। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर चीज़, ठीक है। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, किलो ओम में बदलेंगे तो 2.625 किलो ओम, ठीक है, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना है आपको। इसी तरीके से अगर आपसे न्यूनतम पूछा गया है, न्यूनतम मान, तो देखिएगा 2500 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 125 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 75, ठीक है, 100 में से, और ये आ गया अपने पास 3, ये आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 2375 ओम। या फिर अपने पास क्या लिख सकते हो 2.375 किलो ओम। ये आपके आंसर होंगे। यानी कि अधिकतम और न्यूनतम पूछा जाए तो उस सिचुएशन में आपको अधिकतम पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, और यदि न्यूनतम पूछ रहा है तो घटा देंगे। क्लियर चीज़, ये नहीं है कि आपने यहाँ तक निकाल लिया, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो आपका आंसर सीधा क्या आ जाएगा 2500 ओम। क्लियर चीज़, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, फोर्थ टाइप। टाइप 4 5 बैंड रजिस्टर। देखिए इसमें क्या करेगा, आपको 5 बैंड रजिस्टर दे देगा। क्या दे देगा, 5 बैंड रजिस्टर। तो 5 बैंड रजिस्टर बना लेते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन वैल्यू कैलकुलेट नहीं कराएगा, केवल पूछ लेगा कि भाई अपने पास आखिरी वाला क्या बताता है। तो देखिएगा ये अपने पास क्या हो गई, 5 बैंड हो गई। 5 बैंड बना लेते हैं कार्बन रजिस्टर, तो ये हो गया। फर्स्ट बैंड अपने पास ये हो गई, सेकंड बैंड ये अपने पास ये हो गई, थर्ड बैंड अपने पास ये है, फोर्थ बैंड अपने पास ये हो गई, और फिफ्थ बैंड अपने पास ये हो गई, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लेगा यहाँ पर कि जो अपने पास चौथी पट्टी है, भाई पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी अपने पास ये है, पहली पट्टी ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है, ये क्या बताती है। तो ये भी पहला अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया, तीसरा अंक हो गया प्रतिरोध का, क्योंकि मैंने बताया था आखिरी वाली पट्टी क्या है, सहन सीमा बताती है। सहन सीमा बताती है, तो ये क्या बताएगी 10 की घात। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 की घात। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेषतर आप ध्यान रखें कि भाई अपने पास जैसे जैसे बैंड बढ़ती जाएंगी तो आप बाईं तरफ से चलें, बाईं तरफ से चलेंगे तो अगर लास्ट वाली पट्टी हमेशा सहन सीमा बताएगी, ठीक है। अगर 5 बैंड है तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, फिर 10 की घात आ जाएगी। क्लियर चीज़, सहन सीमा के जो जस्ट पास में जो पट्टी होती है वो हमेशा क्या बताएगी, मल्टीप्लायर बताती है। क्या बताती है, मल्टीप्लायर। क्लियर चीज़, तो ये थे अपने पास कार्बन रेजिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास वायर बाउंड रजिस्टर, ये नोट कीजिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास वायर बाउंड रजिस्टर। देखिए वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है, इसे तार घाव प्रतिरोध भी बोला जाता है। तार घाव प्रतिरोध। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ अपने पास क्या होता है कि जैसे अपने पास ये जो वायर है ये अपने पास नाइक्रोम का वायर होता है। किसका होता है, नाइक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम। तो इसमें क्या होता है कि अपने पास यहाँ जो पट्टी का यूज़ की जाती है तार की, वो अपने पास दोहरे क्रम में यूज़ की जाती है। एक बार इसको इस तरीके से लपेटा जाता है, ठीक है, क्लियर चीज़। अब इसमें क्या होता है, फिर इसको दोबारा इस तरीके से लपेटा जाता है। तो धारा जो होती है अपने पास क्या होती है, एक बार तो करंट इस तरीके से फ्लो होती है इसमें, और एक बार करंट इस तरीके से फ्लो होती है। तो जिसके कारण क्या होता है अपने पास यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। केवल रेजिस्टिव इफेक्ट रहता है, ठीक है, कॉइल का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर चीज़, क्योंकि कॉइल अपने पास अगर इस तरीके से अपने पास ही होता, सिंगल एक अगर लपेटा होता है इसमें, इस तरीके से टर्न होता, तो यहाँ क्या होता अपने पास चुंबकीय फ्लक्स होता, और चुंबकीय फ्लक्स होता तो इसमें इंडक्टर भी आता, और इंडक्टर भी आता तो अपने पास क्या फ्लक्स के कारण अपने पास करंट पर भी इफेक्ट पड़ता। क्लियर चीज़, ठीक है, लीकेज ज़्यादा होते हैं। तो वायर बाउंड प्रतिरोध में क्या होता है अपने पास कि जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम वायर की डबल पट्टी का, दोहरी पट्टी का यूज़ की जाती है और विपरीत क्रम में यूज़ की जाती है, जिसके कारण धारा
धारा अपोजिट क्रम में यानी कि एक दूसरे के विपरीत बहती है, जिसके कारण फ्लक्स इफेक्ट यानी कि फ्लक्स जो होता है उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो है चुंबक के प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है, केवल रजिस्टिव इफेक्ट होता है। और इस प्रकार के जो प्रतिरोध हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो प्रतिरोध है अपने पास वो 4 वाट से लेके 17 वाट के होते हैं, ठीक है। और ये अपने पास कहाँ तक बनाए जा सकते हैं, 100 किलो ओम तक बनाए जा सकते हैं। क्लियर चीज़, तो पॉइंट नोट कीजिएगा। वायर वाउंड प्रतिरोध वायर वाउंड प्रतिरोध बनाने हेतु नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है, तार का उपयोग किया जाता है। क्लियर चीज। सेकंड पॉइंट, वायर वाउंड प्रतिरोध 4 वाट से 17 वाट तक बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वायर वाउंड प्रतिरोध 100 किलो ओम तक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि नॉर्मली इन जो प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है वो धारा सीमित करने के लिए किया जाता है, कि जैसे फैन रेगुलेटर है वहाँ भी अपने पास जो यूज़ होता है वायर वाउंड रजिस्टर ही यूज़ होता है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो एग्जांपल लिख सकते हो अपने पास फैन रेगुलेटर, ठीक है, वहाँ इन्हीं का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास जो होते हैं अपने क्या बोलते हैं रियोस्टेट, वहाँ भी इन्हीं का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लियर चीज़, पैनलों में। अब देखिएगा जो सेक्शन हमने पढ़ा है बेसिक में, यहाँ क्वांटिटियों से रिलेटेड जो पॉइंट थे, ठीक है, वो क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो आखिरी टॉपिक आता है राशि से रिलेटेड, वो आता है इलेक्ट्रिक हीट, जिसे हम बोलते हैं विद्युत ऊष्मा, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ठीक है, वायर वाउंड प्रतिरोध अपने पास कितने ओम तक के बनाए जा सकते हैं और कितने वाट के बनाए जाते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं और वायर, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा इसमें, वायर वाउंड प्रतिरोध बनाने हेतु नाइक्रोम की दोहरी पट्टी का, नाइक्रोम तार की दोहरी पट्टी का अचालक पर इस प्रकार लपेटी जाती है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो, ठीक है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि वायर वाउंड प्रतिरोध में जो अपने पास है इस तरीके से वायर को लपेटा जाता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो जाए 0, क्योंकि वायर को जब लपेटा जाता है तो वो कॉइल बनती है और कॉइल बनती है तो वहाँ अपने पास फ्लक्स आता है। क्लियर चीज़, इसलिए डबल पट्टिका का यूज़ करते हैं, सिंगल पट्टिका का उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास वो है इलेक्ट्रिक हीट, जिसे हम बोलते हैं विद्युत ऊष्मा, ठीक है। देखिएगा जब कोई चालक तार होता है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या हो गया, ये एक चालक तार है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये एक चालक तार है, ठीक है। इसे मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है अपने पास। अब देखिए इस चालक तार से जब धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, यहाँ ये वोल्टेज है अपने पास V, ये रेजिस्टेंस है R।
तो देखिएगा जब चालक तार से करंट फ्लो होगी तो ये चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो इसमें क्या होता है, अपने पास ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहा जाता है, विद्युत ऊष्मा। ठीक है, तो पॉइंट लिखिएगा, जब किसी चालक तार को विद्युतीय, जब किसी चालक तार से धारा गुजरती है तो चालक तार गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। क्लियर चीज़। तो जितने भी अपने पास गर्म होने वाली चीज़ें हैं, जैसे विद्युत प्रेस हो गई, अपने पास फ्यूज़ हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इमर्शन रोड हो गई, ठीक है, टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, ये सब जो काम करते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्लियर चीज़। तो पॉइंट लिखिएगा, फ्यूज, विद्युत केतली, हीटर इत्यादि विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये सभी जो काम करेंगे वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्लियर चीज़। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा फ्यूज जो है अपने पास, ठीक है, वो अपने पास क्या होता है, एक परिपथ का सबसे कमज़ोर स्थान होता है। ये चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे अपने पास पावर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी इसे पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखें कि जो फ्यूज़ है वो अपने पास क्या होता है कि किस परिपथ में जुड़ता है, हमेशा फ्यूज़ जोड़ा जाता है अपने पास फेज़ में। ठीक है, किस में जोड़ा जाता है, फेज़ में, जिसे आप क्या बोलते हैं, फेज़ को गर्म तार भी बोलते हैं अपने पास। ठीक है, चरण संवाहक भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। चरण संवाहक इसलिए बोलते हैं कि ठीक है, जब वो उसको पकड़ लेते हैं तो ठीक है वो चरणों में ला देता है इंसान को, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो झटका लगता है, जो करंट फ्लो होता है नॉर्मली अपने पास फेज में ही होता है। ठीक है, न्यूट्रल को अपने पास कोल्ड वायर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें अपने पास फ्यूज़ नियम से रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं अपने पास। ठीक है, तो फ्यूज़ नियम में जो होता है अपने पास आई प्रोपोर्शनल टू होता है डायमीटर के इक्वल्स टू डी की पावर 1.5। ठीक है, वो फ्यूज़ नियम है। तो यहाँ अपने पास फ्यूजिंग फैक्टर भी आता है, वो भी डिफाइन करेंगे। तो फ्यूज़ वाला जो टॉपिक है वो हम पावर सिस्टम में देखेंगे, इसलिए आप परेशान ना हो कि ठीक है, कभी कभी क्या है कि उस टॉपिक को मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा आप। फ्यूज परिपथ का सबसे कमजोर स्थान होता है। ठीक है, क्लियर चीज़। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, वो आप यहीं पे लिख लीजिएगा। फ्यूज को हमेशा फेज तार, जीवित तार, लाइव वायर, ठीक है, कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूज नियम के अनुसार फ्यूज धारा चालक के व्यास पर निर्भर करती है।
देखिए फॉर्मूला है, फ्यूज नियम के अनुसार पूछे तो आपको यही जवाब देना, I इक्वल्स टू के डी की पावर 1.5 या फिर के डी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 1.5 है, 1.5। ठीक है, क्लियर चीज़, इम्पोर्टेंट है। जो डी है वो क्या है, व्यास है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो देखिएगा फ्यूज़ का जो काम होता है वो क्या होता है, धारा को सीमित करना है। ठीक है, सॉरी, धारा को सीमित करना नहीं होता। फ्यूज़ का जो काम है अपने पास परिपथ को जो अतिरिक्त धारा है उससे सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, क्लियर चीज़, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। फ्यूज़ का मुख्य कार्य अतिरिक्त ओवरलोड लिख लेते हैं, ओवरलोड धारा से परिपथ को सुरक्षा प्रदान करना होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो ये पॉइंट जो थे अपने पास फ्यूज़ से रिलेटेड हैं। अब अपने पास देखिएगा कि जो फ्यूज़ तार जो बनाया जाता है वो हम सामान्यतः अपने पास लेड टिन का बनाया जाता है। ठीक है, 10 एम्पियर से कम के फ्यूज़ है अपने पास तो अपने पास जो यूज़ करेंगे लेड टिन का वायर यूज़ करेंगे। 10 एम्पियर से ज़्यादा का है तो वहाँ अपने पास कॉपर वायर यूज़ करते हैं, और अपने पास 100 एम्पियर से ज़्यादा है, 300 एम्पियर के आसपास है तो वहाँ सिल्वर वायर का यूज़ करते हैं। क्लियर चीज़, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि जो नॉर्मली पूछा जाता है अपने पास लेड टिन वाला कंसेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो भी लिख लीजिएगा। फ्यूज़ तार लेड व टिन Pb प्लस SN, ठीक है, का बना होता है। ठीक है, अब देखिएगा जो लेड है, ठीक है, लेड उसमें 40% होता है और टिन होता है अपने पास 60%। क्लियर चीज़, याद रखना आप क्या करते हो, गलती करते हो कि 60% और 40% याद रखते हो। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि टिन और लेड, ठीक है, तो ये आएगा 60-40। इस तरीके से पूछा जाए लेड और टिन का अनुपात तो 40 और 60। ठीक है, तो टिन यहाँ देखिए 60% ही होता है, टिन यहाँ भी 60% ही है। तो कोई भी टीचर आपको कैसे पढ़ाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जामिनर कैसे पूछता है। ठीक है, तो आप हमेशा ये याद रखें, रटना नहीं है, समझना है कि इस सीक्वेंस में पूछा है तो जवाब 40-60 होगा, इस सीक्वेंस में पूछा है तो 60-40 होगा। ठीक है, ये कोई नहीं बताता, इस चीज़ को विशेष करके आप याद रखें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर चीज़, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अगर अपने पास क्या है, टिन का प्रतिशत बढ़ेगा, टिन का प्रतिशत बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा, और लेड का प्रतिशत बढ़ेगा तो गलनांक अपने पास बढ़ेगा। क्लियर चीज़, ठीक है, तो पॉइंट नोट कीजिएगा। फ्यूज तार में यदि लेड का प्रतिशत बढ़ाया जाए तो गलनांक बढ़ेगा। ठीक है, फ्यूज तार में टिन का प्रतिशत बढ़ाया जाए तो गलनांक घटेगा। क्लियर चीज़, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो लेड है, जो टिन है, इसका जो गलनांक होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका होता है 329 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए अगर ये ज़्यादा होगा तो अपने पास जो गलनांक 230 कम है तो ये 230 के नज़दीक जाएगा, और ठीक अगर ये ज़्यादा होगा तो 329, तो यहाँ देखिए 230 से अगर 329 पे जाएंगे तो यहाँ बढ़ेगा, अगर ये प्रतिशत ज़्यादा है तो ये घटेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। इसलिए जब परसेंटेज जब दोनों का मिलाया जाता है तो आपके जो आइडियल आंसर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिकल आयरन होता है उसका अपने पास जो गलनांक कितना होता है तो इससे कम ही रहता है, 210 के आसपास, 180 के आसपास। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है अपने पास इनसे ही हो जाते हैं अपने, तो यानी कि जो ऑप्शन आने वाला है वो 230 से तो कम ही आएगा। ठीक है, विशेषकर अगर 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो वहाँ फिर 180 आ जाता है आंसर। क्लियर चीज़, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ देखिएगा अगर अपने पास जो फ्यूज़ तार है
वो अपने पास अगर करंट जो है 10 एम्पियर से अधिक है तो उस सिचुएशन में जो यूज़ करेंगे वहाँ फ्यूज़ तार के रूप में कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। में तांबे के तार का उपयोग धारा का मान 10 एम्पियर से अधिक होने पर किया जाता है। क्लियर चीज़। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूज़ जो है अपने पास नॉर्मल अपने पास जो पॉइंट है, बाकी डिटेल में से हम पावर सिस्टम में पढ़ेंगे कि फ्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, कि फैक्टर क्या होता है। बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हो जाए। ठीक है, अब फ्यूज़ तार जो है अपने पास उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता या फिर जो हम बोले विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक, जो दोनों ही क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ठीक है, फ्यूज़ तार का विशिष्ट प्रतिरोधकता व गलनांक कम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूज़ तार की चालकता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये था अपने पास फ्यूज पॉइंट जहाँ अपने पास। अब देखिए ऊष्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके फॉर्मूले लिखिएगा। हीट जो होती है अपने पास H, इसका फॉर्मूला आता है I2RT। ठीक है, VIT। ठीक है, V²/RT। तो देखिए ये 3 फॉर्मूले होते हैं अपने पास किसके, हीट के, कि तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, जो पूछा जा सकता है, और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ I जो है अपने पास, इसका मतलब होता है धारा, R का मतलब है प्रतिरोध, T का मतलब है समय, ठीक है, H का मतलब है ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए विद्युत ऊष्मा की इकाई जो नॉर्मली जनरली हम यूज़ करते हैं वो अपने पास कैलोरी होती है। ठीक है, और इसका जो रिलेशन है वो जूल के साथ मैंने आपको कल लिखवा लिया था। विद्युत ऊष्मा की इकाई कैलोरी। ठीक है, अब देखिए कैलोरी, एक कैलोरी जो होती है अपने पास, एक कैलोरी 4.187 जूल, या फिर नियर अबाउट लिख सकते हैं 4.2 जूल के बराबर होती है। क्लियर चीज़। ठीक है, अगर 1 किलो कैलोरी हो तो ये हो जाएगा 4187 जूल, और ये हो जाएगा 4200 जूल। क्लियर चीज़। तो ये रिलेशन मैंने आपको कल लिखवा दिया था कि यहाँ आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है अपने पास व्यापारिक इकाई क्या है। ठीक है, तो देखिएगा विद्युत की जो अपने पास है वो अपने पास व्यापारिक जो इकाई है विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई, यानी जिससे पैसे यानी वाणिज्य के रूप में किया जाता है उसका, तो वो kWh होती है। ठीक है, या फिर अपने पास विद्युत ऊष्मा कि जो अपने पास व्यवहारिक इकाई, यानी कि जब ऊष्मा किसी चीज़ को गर्म किया जा रहा है तो गर्म होने का मतलब क्या है, यानी जैसे ताप की व्यवहारिक जो इकाई है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका जो है अपने पास देखिए क्वेश्चन के टाइप जो है पूछने से पता चलता है कि वो पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो ताप बढ़ता है तो उस समय अपने पास क्या हो जाएगा, वो केल्विन हो जाएगा। तो इस चीज़ के थोड़ा सा आप विशेषकर ध्यान दें कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो वो किस लेवल से किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अपने पास कुछ क्वेश्चन जो है अपने पास इससे रिलेटेड वो देखते हैं। देखिएगा कि अब क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछता है वो किस टाइप के पूछता है कि यहाँ देखिए किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। ठीक है, तो आप क्या लिखें, केवल R इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2 ओम, दुगनी लंबाई और दुगने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये कह रहा है कि अगर अपने पास इसकी लंबाई जो है यानी L डैश इसको दुगना कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर चीज़, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले उसी सामग्री से बने दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, दुगने अनुप्रस्थ, यानी कि जो A है A डैश वो नया क्या कर दिया, 2A कर दिया। अब आपके पास R डैश का फॉर्मूला निकालना, तो ये हो जाएगा रो L डैश अपॉन A डैश। क्लियर चीज़, ये रो हो गया। L डैश जो है इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, ठीक है,
इसकी वैल्यू है 2L के बराबर है, और इसकी वैल्यू जो है ये 2A के बराबर है। 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया रो L अपॉन A। तो ये तो वही फॉर्मूला आ गया R का, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ओम के बराबर ही होगी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C हो जाएगा। क्लियर चीज़। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा अपने पास। और वैसे भी आप देखिएगा कि फॉर्मूला ये था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, लंबाई दुगना तो ये 2, ठीक है। ये अपने पास ये भी दुगना कर रहा है तो 2 से 2 कट गया। तो फॉर्मूला R का यही तो होता है रो L अपॉन A, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो रेजिस्टेंस जो है ये अपने पास 2 ओम के बराबर था, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 ओम रहेगा। क्लियर चीज़। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं ये करता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या रखा जाए पहले जैसा रखा जाता, तो अपने पास क्या होता है यहाँ से ये 2 हट जाता, तो ये 2 अपने पास आ गया, 2 गुना ऊपर आ रहा है तो इसलिए अपने पास 2 गुना हो जाता, तो उसकी जगह आंसर क्या आ जाता है 4 ओम आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमित रूप से बदलता है जैसे कि उसका बदलता है, ठीक है। अब देखिएगा R इक्वल्स टू क्या होता है रो L अपॉन A, ठीक है। तो देखिए ये समानुपाती है, ये समानुपाती है, R विलोमानुपाती होता है किसके A के। तो किसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोम में बदलता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल। क्लियर चीज़। तो देखिए क्वेश्चन आपसे तोड़ मरोड़ के पूछे जाएंगे, तो विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान दें अपने पास कि क्या पूछा जा रहा है और क्या क्वेश्चन में बोला गया है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 5 किलो जूल की ऊर्जा 10 सेकंड में 40 मीटर विस्थापन का कारण बनती है, ठीक है। तो अब देखिए आपको जो ऊर्जा दे रखी है यानी कि W दे रखा है 5 किलो जूल, ठीक है, और T दे रखा है जो अपने पास वो दे रखा है कितना 10 सेकंड, ठीक है, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है वो 40 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू आपने लिख दी है, ठीक है। अब आपको पावर P इक्वल्स टू यानी कि W अपॉन T, ये फॉर्मूला था। अब ये 5 किलो जूल है, किलो को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये कितना दे रखा है 10 0 0, ये कितनी आ जाएगी 500 वाट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 500 वाट। तो राइट आंसर होगा अपने पास 500 वाट। क्लियर चीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ज़बरदस्ती नहीं है कि अपने पास जो भी डाटा दे रखे हैं अपने पास उन सबको यूज़ किया जाए, ठीक है। तो क्लियर ये चीज़, यहाँ 40 मीटर का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कलर कोडिंग का क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध का रंग कोड भूरा काला भूरा, ठीक है, और सुनहरा है, तो देखिएगा कलर कोडिंग थी अपने पास, ये अपने पास रेजिस्टेंस हो गया, 4 बैंड है इसमें, एक बैंड हो गई, सेकंड बैंड हो गई, थर्ड बैंड हो गई और फोर्थ बैंड, ठीक है, चारों बैंड आपने बना दी। अब पूछा गया कलर दे रखा है, पहला वाला जो कलर है इसका ये है अपने पास भूरा, ठीक है। सेकंड वाला कलर दे रखा है इसने काला, ठीक है, काला लिख दिया। तीसरा फिर क्या दे रखा है भूरा, और ये क्या दे रखा है सुनहरा, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे अपने पास कैलकुलेशन, भूरे का कोड होता है 1, ठीक है, काले का कोड होता है 0। अब ये भूरा है तो यहाँ अपने पास 10 की पावर क्या हो जाएगी 1, ठीक है, और टॉलरेंस क्या हो गई प्लस माइनस, सुनहरा है तो ये 5%। क्लियर चीज़। तो ये कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 ओम प्लस माइनस 5%। तो 10 की पावर 1 ये इसका मतलब 10 ही होता है, ये कितना हो गया 100 ओम प्लस माइनस 5%। तो देखिएगा आंसर मैच किससे हो रहा है अपने पास 100 ओम प्लस माइनस 5%। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर चीज़। तो इतना कोई टिपिकल नहीं है अपने पास, आप सिर्फ क्या है क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको जो प्रोसेस बताया सॉल्व करने का उसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ अपने पास सर्किट में जो है V, ठीक है, तो देखिए यहाँ ड्रॉप क्या होगा V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। I आपको सर्किट में दे रखा है कितना 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम, तो ये कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। तो आपको पता है कि 200 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, तो इसने जो सप्लाई किया होगा वो 200 वोल्ट ही तो क्या होगा, क्योंकि अपने पास ये 200 कंज्यूम कर रहा है
तो 200 अपने पास इसने यूटिलाइज भी किया होगा, तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा केवीएल के अकॉर्डिंग, ये आंसर आ जाएगा अपने पास बी 200 वोल्ट। क्लियर चीज़, सिंपली क्वेश्चन था अपने पास, V = IR से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 एम्पियर निम्न में से किसके तुल्य है। ठीक है, अब देखिए I = क्या होता है Q/T। तो यहाँ अपने पास 1 एम्पियर सेकंड रिलेशन लिख पाया था, 1 एम्पियर किसके बराबर था, 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर था। तो 5 के लिए पूछ रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 कूलाम प्रति सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी है। ठीक है, तो रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने पास रिलेशन आप सभी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है उनको अच्छे से याद रखें ताकि आपसे सभी क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई है, विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई है। ठीक है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी कि रो RA/L। ठीक है, आर को रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं, ओम में, क्षेत्रफल को किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। ये कितना आ गया मीटर, कैंसिल आउट, क्या आ गया ओम मीटर। तो ऑप्शन देखिए ओम मीटर है, तो ओम मीटर अपने पास ये रहा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बी, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो देखिएगा विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो kWh होती है, ये आपको बता दिया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। क्लियर चीज़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अपने पास बेसिक इलेक्ट्रिकल के थे। कल अपने पास बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, ठीक है, वहाँ अपने पास सोर्स के बारे में देखेंगे, कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, जब तक वो कंप्लीट है यानी कि बेसिक अपना क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम अपने पास डीसी थ्योरी पर नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद यानी कि अपने पास 2-3 जो अपने पास शब्दावली है वो बची है, उसके अलावा वो कंप्लीट होती है अपने पास। जो सेकंड चैप्टर जो रहेगा वो अपने पास होगा अपने पास डीसी थ्योरी। ठीक है, ओके, थैंक यू।